नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के चलते अब एलआईसी को बड़ा नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की 5 बड़ी कंपनियों में अपना स्वामित्व रखने वाली एलआईसी की हिस्सेदारी का मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत पहली बार इसके परचेज प्राइस से नीचे गिर गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गुरुवार को एलआईसी की हिस्सेदारी का मार्केट प्राइस 26,861 करोड़ रुपए था, जो इसके 30,127 करोड़ रुपए के परचेज प्राइस से लगभग 11% कम हो गया है। बता दें, एलआईसी अडानी ग्रुप की कंपनियों में सबसे बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, जिसमें से दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में अडानी बंदरगाहों में 9.14%, अडानी गैस में 5.96%, अडानी एंटरप्राइजेज में 4.23%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% है। बता दें, कांग्रेस समेत विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब एलआईसी के पैसे डूबने और आम आदमी की गाढ़ी कमाई को डूबने को लेकर जब हमला बोलना शुरू किया, तब एलआईसी ने 30 जनवरी को इसको लेकर सफाई दी थी और कहा था कि एलआईसी के पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसका पैसा नहीं डूबा है, क्योंकि उसने जितनी वैल्यू के शेयर खरीदे हैं वो कुल खरीद वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस 30,127 करोड़ रुपए है और उसकी मार्केट वैल्यू अभी 56,142 करोड़ रुपए बनी हुई है। यानी एलआईसी तो फायदे में है। इसके बाद से आम आदमी को सुकून दिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। पहली बार परचेज प्राइस से मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जो जनता के लिए बहुत चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में आदेश आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो इस मामले की जांच के लिए समिति के गठन को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इस फैसले को सुनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्टिंग पर मांग करते हुए जब शर्मा ने कहा कि मीडिया सनसनी पैदा कर रही है, तो सीजेआई ने दोहराया कि उचित तर्क दें, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सीजेआई ने यह भी कहा कि बेंच जल्द ही आदेश पारित करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो गया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये समिति कांग्रेस कार्य समिति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। इसके अलावा प्रमुख सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर कई अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों में पार्टी नेताओं के हवाले से कहा गया है कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति एक संकेत है कि संचालन समिति चुनाव कराने के खिलाफ फैसला करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार शाम छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। कार्यक्रम में कम से कम 12 पूर्व मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। नवा रायपुर की सड़कों पर मेला मैदान तक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बैनर और पोस्टर अटे पड़े हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से पहले सचिन पायलट ने कहा कि इस अधिवेशन से कांग्रेस में एक नया संदेश जाएगा और रायपुर से एआईसीसी का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रस्ताव पारित होंगे और जो संदेश जाएगा उसे हम जन जन तक पहुँचाएंगे। पायलट ने आगे कहा कि 2024 के लिए एनडीए सरकार का रिवर्स काउंटडाउन यहाँ से शुरू होता है। बता दें, राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की तकरार किसी से छुपी नहीं है। काफी वक्त से ये लगातार जारी है और आगामी राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस के ऊपर भी ये दारोमदार है कि वो इस झगड़े को सुलझाए। सभी की नजरें इस अधिवेशन पर टिकी हुई हैं। वहीं ये माना भी जा रहा है कि अगर इस अधिवेशन में या इसके बाद भी राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दे नहीं सुलझे तो कांग्रेस की मुश्किल राजस्थान में बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में रैली को संबोधित किया। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक उन्होंने परिवारवाद को ही प्राथमिकता दे रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था, लेकिन हम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी मानते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति लाने और रूस से यूक्रेन में शत्रुता खत्म करने और तत्काल सेना वापस लेने की मांग की गई।
लेकिन जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो भारत इससे एब्सटेन कर गया, यानी दूर हो गया। इसका मतलब है कि भारत ने ना तो इस प्रस्ताव का विरोध किया और ना ही इसका समर्थन किया। ऐसा ही चीन ने भी किया। कुल 32 देश वोटिंग से दूर रहे। 193 सदस्यीय यूएनजीए में मतदान के दौरान 141 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने प्रस्ताव का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव तब लाया गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे। इस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और परमाणु हमले की चेतावनी भी दी। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक का प्रमुख नामित किया है। अगर विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि की जाती है तो बंगा दुनिया के 2 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में से किसी एक का प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। अजय बंगा मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ हैं। वो इस कंपनी में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। अजय को बिजनेस में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। वो अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक के बोर्ड में रह चुके हैं। अजय बंगा अभी प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रहने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके बच्चे अभी उनकी पूर्व पत्नी की कस्टडी में हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से पेश वकील प्रदीप थोराट ने उनकी पूर्व पत्नी और बच्चों को लेकर कोर्ट में कहा कि वो और बच्चे संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं। बच्चे दुबई में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो पिछले साल भारत आई थी और अब बच्चे भी यहीं हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस पर बेंच ने पूछा, क्या ये कोई वैवाहिक विवाद है? इस पर नवाजुद्दीन की ओर से कहा गया कि हम 2011 में अलग हो चुके हैं। इस पर अभिनेता की पूर्व पत्नी की ओर से पेश वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा, बच्चे मेरी हिरासत में हैं, मैं उनकी मां हूं और बेटी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मां को छोड़कर किसी विदेशी स्कूल में नहीं जाएगी। इस पर बेंच ने कहा कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? इस पर रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखेंगे। अगर स्कूल अनुमति नहीं देता है तो वो भारत के एक स्कूल में दाखिला लेंगे। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूछा कि मुझे बच्चों के साथ बात करने की अनुमति दी जा सकती है, तो पत्नी की ओर से कहा गया कि हम रोक नहीं रहे हैं। फिलहाल बेंच ने कहा है कि हमारा सुझाव है कि आप चर्चा करें और मुलाकात के अधिकारों के बारे में एक समझौते पर आएं। आगे की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी दूसरी पूर्व पत्नी जैनब की ओर से दहेज प्रथा को लेकर दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।